नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसी कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर रहे हैं। डेंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। किसान नेताओं ने कहा है कि आज हमारी आखिरी बैठक है। मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। वहीं आज पूरे देश में सरकार और कारपोरेट के पुतले जलाने का आह्वान किया गया है। किसान नेताओं और सरकार की बैठक में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने उन प्रावधानों के संभावित समाधान पर मंथन किया जिन पर किसानों को आपत्ति है। खुफिया विभाग ने किसान आंदोलन के बवाल होने की संभावना जताई है। वहीं विभाग ने उच्च अधिकारियों को पिछले 2 दिनों में तराई और पूर्वांचल के किसानों के भी आंदोलन से जुड़ने का इनपुट दिया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश को लेकर बवाल हो सकता है। खुफिया सूचना के बाद दिल्ली पुलिस को किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि किसानों को बॉर्डरों पर ही रोक कर रखा जाए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कटीले तारों वाले बैरिकेड्स का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों को सड़क से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। विधि छात्रों ने याचिका में दलील दी है कि किसानों ने दिल्ली में आने वाली प्रमुख सड़कों पर जाम लगा रखा है, जिससे दिल्ली आने जाने वालों को मुसीबत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को हड़बड़ी में नहीं लाया गया, इन्हें व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है। इन कानूनों से किसानों को सीधे फायदा होगा। विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने में लगे। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत की नाराजगी के बाद भी ट्रूडो आंदोलन को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम है। पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा मानवाधिकार की लड़ाई में हमेशा खड़ा रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं। अब पीएम मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से 7 लोगों की जान चली गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसान किसी भी मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो वे उनके लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार है। टीएमसी ने भाजपा पर कृषि कानूनों के जरिए किसानों के अधिकार कारपोरेट घरानों को बेचने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कृषि कानूनों को परामर्श के बिना पास कराने का आरोप लगाते हुए इन्हें क्रूर कानून बताया। वहीं सीएम ममता ने किसानों के प्रति समर्थन जताया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसान कानूनों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून समाज के सभी वर्गों के लिए खिलाफ हैं। इनके लागू होने से कुछ कंपनियां मनमाने ढंग से अनाज का दाम तय करेंगी। इससे लोगों को महंगे दामों में अनाज मिलेगा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस को 56 सीटों पर जीत मिली है, जबकि ओवैसी की पार्टी को 44 सीटों पर विजय हासिल हुई। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हैदराबाद के परिणामों को ऐतिहासिक बताया। साथ ही दावा किया कि अब देश में जनता केवल विकास के एजेंडे का समर्थन करती है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों से खुश हुए ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जहां जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए वहां बीजेपी हार गई। भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर में रूसी नौसेना के साथ 2 दिवसीय अभ्यास शुरू कर दिया है। इसका मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच आंतरिक संचालन और सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ाना है। इसके तहत उन्नत युद्धपोत और हेलीकॉप्टर संचालन का अभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की समृद्धि और प्रगति के लिए दक्षेस समूह एक प्रभावी और जीवंत नेटवर्क बन सकता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कोरोना जैसी महामारियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही भारत में कोरोना का टीका उपलब्ध होगा। टीवी चैनल 15 दिसंबर से गेमिंग विज्ञापनों के जरिए भ्रम नहीं फैला पाएंगे। विज्ञापन मानक परिषद ऑफ इंडिया ने सभी टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें ऐसे विज्ञापनों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का नामांकन शुरू कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य संस्थानों, नर्सिंग होम और ओपीडी को नामांकन के लिए अपने कर्मचारियों के नाम भेजने के लिए कहा गया है। इन प्रतिष्ठानों को 5 दिसंबर यानी आज ही कर्मचारियों का डाटा देना होगा।
भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 96,08,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 1,39,700 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 36,652 नए मामले सामने आए। वहीं 512 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,62,00,000 से ज्यादा हो गया है। इनमें से अब तक 15,23,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 4,57,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इटली में संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। WHO ने शक्तिशाली और अमीर देशों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के दौरान सभी ये सुनिश्चित करें कि गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों को इसका लाभ आसानी से मिले। अब हम कोरोना के जल्द खत्म होने के सपने देखना शुरू कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागालैंड में राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना 266 किलोमीटर लंबी है। इस पर लगभग 4,127 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गडकरी ने 15 अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार से देहरादून जाएंगे, जहां वे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। आज देहरादून में नड्डा की 5 अलग अलग बैठकें होंगी। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों का सिलेबस कम कर स्कूल खोलने का संकेत दिया है। ये क्लासेस तभी लगेंगी जब स्कूल को खोल दिया जाएगा। विभाग ने बताया कि सिलेबस की सूची जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा पाठ हटाया गया है। योगी सरकार नोएडा के बाद पूर्वांचल में भी एक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है। राज्य के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, इसलिए 500 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा है कि कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुके हैं। इसी कड़ी में हम विधेयक लाने की प्रक्रिया में है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में ये इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू कश्मीर और लेह करगिल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नकवी ने कहा कि दोनों प्रदेशों में वक्फ बोर्ड गठित किया जाएगा, ताकि दोनों राज्यों की हजारों वक्फ संपत्तियों की निगरानी हो सके। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीके की कीमत सस्ती रखी जाए। केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त में टीका देने पर विचार करें, जिससे गरीबों पर ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दलितों को न्याय दिलाने के बजाय उनका उत्पीड़न करने में लगी है। प्रियंका गांधी ने ऑनलाइन दलित पंचायत को संबोधित करते हुए ये बातें कही। जम्मू कश्मीर के बहुचर्चित रोशनी घोटाले की जांच शुरू हो गई है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआई ने 4 प्रारंभिक मामले दर्ज किए हैं। इनमें जम्मू विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने अवैध कब्जा कराने में अन्य लोगों की मदद की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2024 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25% करना है। इस अभियान में उपकरण निर्माता, चार्जिंग स्टेशन संचालक एवं अन्य शामिल किए गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को गोली मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पाया गया कि धमकी भरा फोन हिसार के गांव शिकारपुर से किया गया। जिस नंबर से धमकी दी गई है वो यूपी के किसी व्यक्ति के नाम दर्ज। नोएडा मेट्रो का सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा 2 तक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए नोएडा मेट्रो ने डीएमआरसी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध 5 साल के लिए किया गया है। डीएमआरसी नई लाइन बनाने के लिए सभी तरह की मदद करेगा। विधान परिषद के 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें से 3 सीटें भाजपा के पक्ष में गई हैं। 1 सीट पर सपा को जीत मिली है। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव मामले में सोरेन सरकार से 8 जनवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किसके आदेश पर लालू को अस्पताल से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सजायाफ्ता लालू को कई तरह की छूट दी गई। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 330 लाख टन धान की खरीद की है। ये खरीद 62,278 करोड़ रुपए में हुई है। कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अभी भी एमएसपी पर खरीद जारी है। देश भर में कुल खरीद से पंजाब के किसानों से 202 लाख टन खरीदा गया है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के बिगड़े बोल जारी हैं। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। घोष ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपना रवैया बदल लें, नहीं तो सड़कों पर उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। वहीं टीएमसी ने घोष के इस बयान को घटिया करार दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में हुए डीटीसी चुनावों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि घाटी में लोकतंत्र की बयार बहने लगी है। चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि कुछ हमलों से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता।
पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पद्म भूषण लौटाने का कदम एक नाटक है। बादल को किसानों की नहीं पारिवारिक राजनीति की चिंता है। उन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाजी 40 साल पहले चलती थी, अब ये नाटक नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बगावती नेताओं पर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के संपर्क में रहने वाले टीएमसी के नेता पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी की ओर था। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने 54 से हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्करों के कब्जे से आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में पेश गवाहों से जिरह की। बता दें कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को मस्जिद के पास विस्फोट हुआ था। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। देश के सभी हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की राह पर चलने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सीख ली है कि बड़े आकार के अदालती कागज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके स्थान पर A4 साइज के कागज का प्रयोग होगा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीपी आलोक सिंह ने बताया है कि संक्रमण रोकने के लिए बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 694 लोगों से 69,800 रुपए वसूले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पूरी T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि की है। जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में खास उपलब्धि हासिल की। जडेजा ने T20 क्रिकेट में धोनी का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जडेजा नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए T20 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने वाले भारतीय बन गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।